अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं सैयद रज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं वरीशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना की अगर बात की जाए तो मज़ीद 62 अफराद आज इंतकाल कर गए हैं और 5026 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में अगर 3 माह के हवाले से बात की जाए तो 3 माह बाद 5000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और सिंध हुकूमत के इक़दामात और सिम बंद करने की तजवीज़ ने अब तक वैक्सीनेशन ना कराने वालों की दौड़ें लगवा दी हैं। एक्सपो सेंटर हो, डॉ अस्पताल या फिर दीगर मकामात, वैक्सीनेशन करवाने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस दौरान समाजी फासले को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। कातिल वायरस की चौथी लहर कराची में कहर ढाने लगी है। सूबे में सबसे ज्यादा अमवात कराची में रिकॉर्ड हुई हैं। बिल्कुल, दूसरी जानिब लॉकडाउन की टेंशन जो है और वैक्सीनेशन की जल्दी ने शहरियों की मजीद दौड़ें लगवा दी हैं, उनके लिए दर्द सर बन गई है। कराची की मौजूदा क्या सूरत हाल है, पहले इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर वापस आकर जो है वो अपने डॉक्टर से बात करेंगे। और ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और जैसा कि आपने देखा कि बड़ी तादाद में लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में जब वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख किया जा रहा है तो फिर वहाँ से भी कोरोना फैलने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि वहाँ भी SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो दूर दूर तक कोई वजूद ही नज़र नहीं आता। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आपने भी इस वक्त रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से आवाम मौजूद है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, कितना रश है, क्या कहेंगे आप? क्या ये सही तरीका है लोगों को वैक्सीनेट करने का? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये मैं कहूँगा कि ये जो वबा है, इससे जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके बाद एक वेरिएंट हमारे साथ साथ चल रही है UK से, वो है लैम्डा वेव्स। अगर आवाम ने अभी से ही इन चीज़ों पे अमल बर्दारी नहीं की या गवर्नमेंट ने और सख्ती नहीं की तो मेरे ख्याल से ये डेल्टा वेरिएंट हमें बहुत बुरा जो है असरअंदाज करेगी हमारे पूरे शहर को और प्लस पूरे मुल्क को करने जा रही है। आप अगर लाहौर की रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर भी केसेस बढ़े जा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी इस तरह के वैक्सीन सेंटर्स नहीं बने हुए कि एक ही सेंटर पर दबाव डाला जाए और 1 या 2 सेंटर्स पे 2-2, 4-4 घंटे की वेटिंग की जाए और वहाँ पे लोगों की SOPs का बिल्कुल ख्याल रखे बगैर आप इस तरह जो कंडीशन से वैक्सीन कर रहे हैं, इस तरह कहीं दुनिया में नहीं होता। आप जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन्स दे रहे थे, अभी सिंध हुकूमत ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन्स नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दुनिया में, अगर देखें तो हर फार्मेसीज़ में वैक्सीन्स लग रही हैं, हर हॉस्पिटल में लग रही है, हर मॉल्स में लग रही है। जहाँ जहाँ उनको अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक है वहाँ पे ये वैक्सीन्स लगी जा रही हैं। इस तरह के रश में आप और जो डेल्टा वेरिएंट है उसको बढ़ाएंगे और इसके साथ जो वबा का जो इंतशार है वो और बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। आज जो जितने लोग इधर खड़े हुए हैं उसमें से तकरीबन 100-150 लोग जाते ही उस बीमारी का शिकार ज़रूर होते होंगे, जिससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इस दफ़ा जो हो रहे हैं वो पीडियाट्रिक एज बच्चों के ज़्यादा केसेस हमने देखे हैं। तो मेरी तो गुजारिश है आवाम से भी और गवर्नमेंट से भी कि इस तरह के जो रश एरियाज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पे और साथ में जो है 100% आपको हर हॉस्पिटल्स को कोविड वैक्सीन सेंटर बना दिया जाए। दूसरा, जितने हॉस्पिटल्स कराची में मौजूद हैं, सिंध में मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट के अंदर में, आप अगर देखें तो वहाँ पे वैक्सीन्स नहीं लग रही हैं। अगर छोटे छोटे हर इलाके में वैक्सीन्स लगेंगी तो ऑफ कोर्स ये रश नहीं आएगा। ये रश पूरी कराची का रश 2-3 जगह पे इकट्ठा हो जाता है और आपको ये पूरी जो सूरत हाल जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है। इवन दो कि हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं हैं जो इस तरह के रश को मैनेज कर सकें या इतनी बड़ी टीम नहीं है, टास्क फोर्स भी इतनी नहीं है। आप अगर रश देखें, कल शीशे के दरवाजे तोड़ दिए गए, कल उनकी पैरामीटर्स आप देखें तो पैरामीटर्स जो हम ब्लड प्रेशर वगैरह ले रहे होते हैं वो पूरा नहीं ले सक रहे हैं। अब इतना रश है कि आप सोचें कि पैरामीटर्स कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि अब क्योंकि आवाम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है तो ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक किया जा रहा, टेम्परेचर भी नहीं चेक किया जा रहा, जस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद आपको वैक्सीनेट कर दिया जाता है।
जो WHO प्रोटोकॉल्स हैं इसमें आपके हिस्ट्री लेना इज़ मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्लड प्रेशर्स लेना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वैक्सीन्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैक्सीन के नहीं, हर वैक्सीन्स के, बच्चे से लेकर अडल्ट तक के वैक्सीन्स के हर तरह के साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं, जिसमें फ़ीवर होना, हाई ग्रेड ब्लड प्रेशर का इंक्रीज या लोअर डाउन हो जाना। कई दफ़ा इतने रश में उठते हुए जब लोग अंदर की तरफ आ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर साइड पे होता है। आप अगर लोग जो हैं अंदर घुसेंगे इस तरह रश की कैफियत से, तो आप सोचें कि ये तो एक डिज़ास्टर होता जा रहा है। जिस तरह की वैक्सीन्स का सेंटर जो इसको ऑफ कोर्स आई डोंट रेकमेंड कि इस तरह टॉलरेट कर सकता है। जिस तरह की अगर आप 4 दिन की सूरत हाल देखें इसका एक्सपो सेंटर की, या जो ड्राइव वे बना है, 4-4 घंटे लोग वेट कर रहे हैं, 5-5 घंटे लोग वेट कर रहे हैं। आप सोचें कि एग्जॉशन कितनी बढ़ जाती है वहाँ पे। अगर एग्जॉशन बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर्स जो है और या टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो सकता, इवन दो कि वहाँ पे वबा। और आपको एक और बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डेंजरस बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वो ईयर टू ईयर ट्रांसफ़र होती है। मतलब हवा ये वबाई अमराज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अगर आप इसको सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वबा ज़्यादा जानलेवा हो जाएगी। और हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स, इतने बेड्स, इतने आईसीयूज़, इतने वेंटिलेटर्स, इतनी मेडिसिन तक नहीं है कि हम उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान और डॉक्टर जुबैदा काजी ने भी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइएगा जो सूरत हाल इस वक्त खासतौर पर कराची में चल रही है उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? आप क्या समझती हैं, क्या वैक्सीनेशन नहीं लगवाने की वजह से जो है ये इस नहज पर पहुंचे केसेस, या फिर SOPs की खिलाफ वर्जी? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। हम इतने दिनों से ये सारी बातें सुन रहे हैं सिंस कोविड स्टार्टेड। अब जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है पूरी दुनिया में जो है वो इसके ऊपर एक बाकायदा प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो वैक्सीनेशन लगवाई जा रही हैं और प्रोटोकॉल्स पूरी डिफाइंड करके जो है वो लॉकडाउन करके और उनको खोला जा रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारे सिनेरियो में प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना तो हम प्रॉपर से वो फॉलो कर रहे हैं, ना हम वैक्सीनेशन की तरफ प्रॉपर जा रहे हैं। जो बिल्कुल अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि इस तरह से वैक्सीनेशन पे आप इस वक्त जो आप दिखा भी रहे हैं बाकायदा जो हजूम है ये खुद एक खिलाफ वर्जी है SOPs की। तो अगर हमें वैक्सीनेशन मैं आपको एक बात बताऊं कि दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ अवेलेबल राइट नाउ जिसको हमें फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से पूरी दुनिया ने इसके ऊपर काबू पाया है, क्योंकि ये अवेलेबल है इस वक्त हमारे पास और इसी के थ्रू हम इस कोरोना से जो है वो टुवर्ड्स द रूटीन जा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के साथ हर्ड इम्यूनिटी जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे हम कभी भी इस कोरोना से निजात नहीं पा पाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये चीज़ स्टडी से, रिसर्च से, ओवरऑल वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस डेल्टा वेरिएंट का वो आया था और उन्होंने इस पर बहुत काम किया, तो उनके पेपर्स ये बताते हैं कि फर्स्ट डोज के बाद वो एफिकेसी रिवील नहीं होती। इट्स ओनली 35% ऑफ एफिकेसी जो एंटीबॉडीज जो हमारी वर्क करती है, सिर्फ फर्स्ट डोज जो है वो इट्स नॉट सफिशिएंट। दोनों डोजेस का लगना टू गेट द इम्यूनिटी लेवल, इससे बचने के लिए दोनों डोजेस का लगना जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वैक्सीनेशन लगवानी बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये कि सिर्फ एक डोज नहीं, दोनों डोजेस का होना, ताकि आप इस मर्ज की जो सिम्टोमेटिक जो सिवियरिटी है उससे बच सकें। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवा ली है तो उसको कोविड डेल्टा वेरिएंट जो है वो नहीं इफेक्ट कर सकता, वो ज़रूर करेगा, लेकिन सिम्टम्स की सिवियरिटी ये वाक़ाता कहने वाली बात नहीं। जुबैदा काजी साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर सईद खान की जानिब भी आऊँगी, उनसे भी बात करूँगी। और ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम जो कि ताजिर रहनुमा है, उनको हम वेलकम करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान ने भी इस ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा डाला, उनको भी वेलकम करते हैं। प्रोफेसर साहब, पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो सूरत हाल इस वक्त कराची में है, बहुत से लोग जो हैं वो पहली डोज लगवा चुके हैं और दूसरी डोज लगवाने से गुरेजा हैं। आप क्या समझते हैं, अगर दूसरी डोज नहीं लगवाई जाती एक मखसूस पीरियड तक तो क्या उसका असर रहेगा फिर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। दूसरी डोज बिल्कुल लाजमी है। अगर ये दूसरी डोज नहीं लगाते तो पहली डोज का कोई फ़ायदा उनको कंप्लीट नहीं होगा, तो दूसरी डोज बिल्कुल लाजमी है और वो तकरीबन 3 हफ्ते के बीच में उन्हें लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन ऐसे जो बाद देर में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो करंटली अवेलेबल वैक्सीन है उसमें तकरीबन
6 हफ्ते तक का टाइम है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो ये दूसरी डोज लगा सकते हैं। तो दूसरी डोज लाजमी लगानी चाहिए। अगर दूसरी डोज नहीं लगाएंगे तो हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि वैक्सीन का काम बिल्कुल ऐसा है जिस तरह फौजी ट्रेनिंग लेते हैं और ये ट्रेनिंग 2 डोजेस पे कंप्लीट हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगर 6 हफ्ते तक दूसरी डोज नहीं लगवाई जाती तो फिर क्या दोबारा से पहली डोज ही लगवाना होगी? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अगर एक आध दिन आगे पीछे हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है उसमें, बिल्कुल फिक्स नहीं है। लेकिन ये कि महीने का ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। दिनों का अगर गैप आ जाए तो भी मुअस्सर रहेगी। दूसरी डोज तब भी लगाई जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, डोज के साथ साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ से बात करेंगे। ये जो बूस्टर के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन उससे पहले अब्दुल रऊफ साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से सिंध हुकूमत ने पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, मार्केट्स को बंद कर दिया गया है, यकीनन ताजिर जो हैं वो परेशानी का भी शिकार हैं, एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होता। हम जिस सेक्टर से बात करते हैं उनका यही कहना होता है कि हमारी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा। देखिए, ऐसा नहीं है, कोरोना तो है, ऐसा नहीं है कि ये वबा नहीं है, लेकिन इसका निपटने का हल एक ही है, लॉकडाउन नहीं है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन को ख़त्म किया गया है और SOPs पे अमल करके कारोबार को खोला गया है। हमारे यहाँ अचानक ऐलान हो जाता है जी 31 तारीख को बंद, तो आप समझ लें कि 31 तारीख को तो तनख्वाहें भी नहीं दी जाती किसी को, और तनख्वाहों का पीरियड होता है 5 से 10, तो वो मुलाजमीन तनख्वाहों से भी रह गए। और जो रोज़ाना की बेस पे काम करने वाले लोग हैं, अगर आप हमारे साथ सर्वे करें तो उनके घरों में खाना तक नहीं है, यानी उनके 4-4 बच्चे बिलक रहे हैं कि खाना कहीं मुयस्सर आ जाए। और दूसरा, जो कराची में जो आबादी तकरीबन आप समझ लें, कराची की अपनी आबादी तो कम है, लेकिन जो बाहर से लोग रोज़गार के लिए आते हैं, कराची माँ है सबकी, कराची हब है, तो हर आदमी जिनको रोटी चाहिए वो होटलें भी बंद हैं। और दूसरा, वैक्सीन के लिए जब हम कोई जाना चाहता है गरीब, तो उसको तो रास्ते में रोक लिया जाता है, या हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। ठीक है, और पॉइंट आपका आ गया है। सड़कों पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, किस हद तक जो है वो लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है, शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना, ये सब जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद, बताइएगा। दूसरा रोज़ है लॉकडाउन का। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है 8 अगस्त तक का शहर कायद में जो है वो लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लॉकडाउन के मुताबिक जो शहर की बड़ी मार्केटें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी शहर से गायब है, सड़कों पर नज़र नहीं आ रही। जो छोटे रिक्शे हैं, छोटी सवारियां हैं, प्राइवेट सवारियां हैं, मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं, वो शहर में हमें नज़र आ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स की जो सूरत हाल है वो ये है कि आदमी के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसके बाद अब इंतज़ामिया ने फैसला ये किया है कि जो बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। शहर में सूरत हाल ये है कि पुलिस के नाके जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन नाकों पर किसी किस्म की कोई तलाशी या किसी किस्म की रोक थाम नहीं की जा रही है। नुमाइशी तौर पर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ये नाके लगाए गए थे, जहाँ सख्ती की गई थी तो आवाम का जो शहरियों का रद्द अमल था, सियासी जमातों का रद्द अमल था, उसके बाद जो है सख्ती में नरमी बढ़ती जा रही है। अब जो नाके लगाए गए हैं वो अपनी जगहों पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन शहरियों के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जा रही, पूछताछ ज़रूर की जा रही कुछ इलाकों में कि कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पहले दिन जो सख्तियाँ हमने देखी थी, आज उनमें कुछ नरमी देखने में आ रही है। कराची शहर की सूरत हाल से अमजद कायम खानी हमें आगाह कर रहे थे। डॉक्टर इब्राहिम साहब, इससे पहले हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, तो जैसा कि रजी ने भी ये सवाल उठाया कि अगर किसी ने वैक्सीनेट उसे करवाए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तो फिर क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बूस्टर की टर्म भी हम सुन रहे हैं, कॉकटेल वैक्सीनेशन की टर्म भी हम डिफरेंट नेशन से सुन रहे हैं, तो इसकी वजाहत कीजिएगा कि क्या किसी और वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन आ रही है उसकी जो तरीका बनने का वो बिल्कुल एंशिएंट तरीका है, जो बेस्ट तरीका मैं कहता हूँ। जिस तरह हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं, जैसे चाइनीज़ वैक्सीन का सबसे पुराना रिसर्च करदा जो है वो साइनोवैक और साइनोफार्म है। सेकेंडली जो फाइज़र है, मॉडर्ना है या एस्ट्राजेनेका है, उनके जो तरीका जो बनने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप 2 वैक्सीन्स अगर आपने साइनोफार्म लगाई है, और अगर जैसे सऊदी अरब ने ये इस तरह की इंडिकेशंस दी हैं कि आपको विदिन 6 मंथ्स अगर आपको बिग बूस्टर डोज फाइज़र का, मॉडर्ना का या एस्ट्राजेनेका का लगाना है तो लगा सकते हैं।
लेकिन कुछ लोगों की मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि जॉब्स पे जाने के लिए 3 महीने या 2 महीने 3 महीने में लगा लें, तो ये गलत प्रोटोकॉल है। क्योंकि देखें, अगर ये वैक्सीन हमारी एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है, इसी तरह अगर दूसरी डोज अपने वक्त से पहले लगा ली जाए, बूस्टर डोज, तो वो आपकी एंटीबॉडीज़ को ख़राब कर सकता है। तो आपको एंटीबॉडीज़ ख़राब नहीं करनी है, एंटीबॉडीज़ बनानी है। और परफेक्ट बूस्टर डोज जब आएंगे, अभी हमारे हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ों की परमिशन नहीं दी है कि बूस्टर डोज लगाए जाएँ, लेकिन दुनिया में ये बात फाइज़र के लिए आ चुकी है कि बूस्टर डोजेस की अकमदर्मी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक जो डेल्टा वेरिएंट है वो कवर कर रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक हमने रिसर्च की है, साइनोफार्म और साइनोवैक में जो है वो डेल्टा वेरिएंट की कवरेज बहुत अच्छी कर रहा है, क्योंकि उस तरह की वैक्सीन्स 100 साल से बनाई जा रही है और दुनिया में सप्लाई की जा रही है पुराने एंशिएंट तरीके से। तो आप जब लोग हमेशा हर वक्त हमें कॉल करके पूछते हैं कि फाइज़र वैक्सीन लगा लें या मॉडर्ना लगा लें, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो एंशिएंट वैक्सीन्स हैं जिसके 500 मिलियन डोजेस बिक चुके हैं, वो ज़्यादा मुफीद है। और उसी का बूस्टर डोज आगे अगर रिकमेंडेशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से आए तो लगाना है, वरना कोई बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर जुबैदा गाजी की जानिब जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, कुछ ख़वातीन जो हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा रही हैं और मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। कुछ प्रेगनेंसी की वजह से नहीं लगवा रही हैं, कुछ लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा रही हैं। उस हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए, जहाँ तक रिसर्च की पे मैं बात करूँ, जहाँ तक प्रोटोकॉल आए हुए हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, जिनके ऊपर बाकायदा वर्क हुआ हुआ है, उसके हिसाब से देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, दे शुड नॉट गो फॉर द वैक्सीनेशन। देयर आर फ्यू वेरिएशन कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं प्रॉब्ली दे हैव टू गो फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन। ऑल्दो अब तक जो अवेलेबल हैं उसके अंदर हमने कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि जो 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएंट आते चले जा रहे हैं और ये आते चले जाएंगे जब तक कि ये वायरस हमारे यहाँ मौजूद है या पूरी दुनिया में मौजूद है। तो द थिंग इज दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं, हम कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वैक्सीनेटेड हो जाएं, बिकॉज जब तक हम वैक्सीनेटेड नहीं होंगे इस वायरस की सिवियरिटी जो है सिम्टम्स की वो हमारे पास रहेगी, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ता रहेगा और डेथ रेट भी बढ़ता रहेगा। तो हमें इस वक्त काम ये करना है कि हमें अपने हॉस्पिटलाइज को बर्डन होने से बचाना है, तो इम्प्रूव करना है। और उसके लिए इस तरह की जब तक कोई क्योंकि है ही नहीं कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो ये बातें लोगों के अंदर ये इबहाम जो मौजूद हैं कि प्रेग्नेंट ना लगाएं, लैक्टेटिंग ना लगाएं, या जो बीमार हैं जो जिनके अंदर कोमॉर्बिड्स हैं वो ना लगाएं, ये सारी चीज़ें जो हमारे सिनेरियो में मौजूद है, इट्स इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम अवेयरनेस के थ्रू विद सोशल मीडिया विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप लोग हैं, चैनल्स हैं, कि लोगों को प्लीज़ ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो कि इस तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हमारे पास इस वक्त SOPs फॉलो करने के अलावा और वैक्सीनेशन के अलावा देयर इज नो सेकंड थिंग जिसकी वजह से हम इस वबा से जान छुड़ा सकते हैं। सो प्लीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लोग, आप इस वक्त देखें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन हम लगा देते हैं, बिल्कुल सडन लॉकडाउन कर देते हैं, लेकिन क्या ये फॉलो अप होने के बावजूद आप सड़कों पे देखें लोग जो है वो फिर भी जमा होते हैं। आप इस वक्त अपनी वैक्सीनेशन सेंटर्स के हाल देखें तो व्हाट इज द यूज ऑफ लॉकडाउन। डॉक्टर जुबैदा गाजी साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। रऊफ साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे तो भी जानना चाहूंगी कि जब मार्केट्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट्स में शदीद रश होता है, ये रश जो हम एक्सपो सेंटर में देख रहे हैं यही वाला रश हम मार्केट्स में भी देख रहे होते हैं, और यकीनन यही सूरत हाल है कि कभी मार्केट्स को सील कर दिया जाता है, कभी लॉकडाउन की सूरत हाल है। तो आप क्या समझते हैं, ताजरों के पास ऐसी क्या रिकमेंडेशंस हैं जिनसे इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सके और साथ साथ आप लोगों का काम भी चलता रहे, मार्केट्स भी खुली रहे? देखें, लॉकडाउन जो कराची या सिंध में हुआ है, बेस जो है ना कराची और हैदराबाद है। जो दूसरे इंटीरियर सिंध है वहाँ तो पता भी नहीं है कि कोरोना या SOPs क्या हैं। मसला 2 शहरों का आ रहा है। 2 शहरों में जो तिजारत होती है वो पाकिस्तान की इकोनमी को चलाती है, ख़ासकर कराची।
अब हमने ये तजावीज़ दी थी कि कोई SOPs पे अमल नहीं होता, वैक्सीनेशन नहीं है उस दुकानदार की और वो अमल दरामद नहीं कराता, मास्क नहीं पहनवाता या सैनिटाइज़र नहीं लगवा रहा, उस दुकान को सील कर दें। इसकी सज़ा आप तकरीबन सब आदमी 100% को ना दें। हम लोगों ने 75% तक अपने एम्प्लॉइज़ वगैरह कवर किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची और हैदराबाद टारगेटेड हैं, क्योंकि मुझे तो यह सियासत की नज़र लग रहा है। क्योंकि फेडरेशन जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कहती है लॉकडाउन कर रहे हैं। अब या सिंध में रहना जुर्म है या क्या करें, ताजी बरादी कहाँ जाए? इब्राहिम साहब, जो इस वक्त ग्राउंड सूरत हाल जो है वो भी तो खासी मुख्तलिफ है ना। अगर बात की जाए मुख्तलिफ शहरों के हवाले से तो कराची में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, आज सब में ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और असद उमर ने भी आज कह दिया है कि शायद बड़े शहरों में मज़ीद पाबंदियों को सख्त किया जाए। मैं तो कहता हूँ पाबंदी करें, लेकिन कारोबार बंद करना इसका हल नहीं है। एक टाइमिंग का मसला आता है कि ये सुबह 6 बजे से 6 बजे तक, हमारे यहाँ तो रिवायत ही कोई नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी हमने कहा कि 9 बजे से 9 बजे कर दिया जाए ताकि पब्लिक का रश कम हो। ट्रैफिक एक साथ छूटती है, आप अंदाज़ा लगा लेंगे 6 बजे गवर्नमेंट महकमे भी बंद होते हैं, लोकल ही बंद हो तो फिर क्या हो। हम तो इसी आसरे में थे कि ये दुकानें टाइमिंग बढ़ जाएगा, लेकिन अचानक ऐलान जो हुआ 31 तारीख का, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना अफेक्टेड हो गया है कराची। कम से कम पहले से प्लानिंग हो कि 8 दिन पहले बाद हम बंद करने वाले हैं, अगर आपने अमल नहीं। हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है, इस शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा लहर है, चौथी लहर जिसे कहा जा रहा है, केसेस रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह रोक सकते हैं? हम बताया जा रहा है कि SOPs पर अमल करना है, लेकिन आवाम जो है वो बिल्कुल नहीं सुनती। बात यह है कि ये समझना चाहिए कि ये जो है, ये इसमें जो लोग बीमार हो रहे हैं, ये 1200 गुना ज्यादा वायरल लोड है इस पेशेंट्स में जो डेल्टा वैरायटी की वजह से बीमार हो रहे हैं बनिस्बत उस चाइनीज वायरस के मुकाबले में। तो बहुत ज़्यादा फैलाव है इसका, और इसी वजह से जहाँ भी ये वायरस की ये वाली शक्ल में पहुँचा है वहाँ छा गया है। इस वक्त दुनिया में देखें, इस वक्त बरतानिया में 99% डेल्टा वायरस इस वक्त स्ट्रेन है, हालांकि वहाँ काफ़ी लोग वैक्सीनेट हो। इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, बहुत सारे साउथ अमेरिकन ममालिक हैं, वो सब के सब जो हैं सील हो गए हैं और बहुत बुरी हालत है इस वक्त। पाकिस्तान में जो है ये अभी शुरू हुआ है, तकरीबन 5000 केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। इसको काबू पाने का वैक्सीनेशन तो अभी तरीका नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो सिर्फ 2 करोड़ अफराद को लगी है। आपके पास अभी 10-15 करोड़ अफराद को और वैक्सीन लगाने में कोई 8 से 12-18 महीने लगेंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये SOPs, और वो पुरानी वाली SOPs अब काम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा है। एक आदमी खांसता है तो ऐसा उसके बराबर है कि 1200 आदमी आपके चारों तरफ खांस रहे हैं। इतना ज्यादा वायरल लोड है और फैलाव है, उसकी वजह से डॉक्टर साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए? इसका जो बेस्ट जजमेंट है इस बारे में वो NCOC कर सकता है, क्योंकि उनके पास सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, सब चीज मालूम है उनको। तो जो भी इक़दाम करें, अभी तक NCOC ने जो भी इक़दाम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहे हैं, पूरी दुनिया में सराहा गया है। तो सारा डेटा उनके पास मौजूद होता है सब सूबों से। 6-7 हज़ार ऐसे मकामात इस वक्त पाकिस्तान के हैं जो लॉकडाउन की कैफियत में हैं। रोजाना के बुनियाद पर मकामात को खोला जाता है। तो जो भी सूबे कर रहे हैं उनको NCOC करना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर सईद खान साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो फिर अवाम ये कहते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो ज़्यादा अफादियत रखती है? चाइनीज़ वैक्सीन लगवाएं, रशियन मेड लगवाएं, US मेड लगवाएं? तो इस चीज़ की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, क्योंकि जब ट्रैवलिंग की बात आती है तो भी अलग अलग वैक्सीन की डिमांड कर दी जाती है, तो फिर अवाम थोड़े से कन्फ्यूज़ है इस सिलसिले में। इसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप? जी, डॉक्टर अतर रहमान साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया। ये वायरस ऐसा है जो हमारे बाहर हर जगह वायरस की फायरिंग जिस तरह हो रही है, और ये वैक्सीन ऐसा है जिस तरह बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो वजह है कि आप ये चूज करें कौन सा जैकेट सही है, कौन सा नहीं। जो भी आपको मैसर आ रही है वैक्सीन, वो फौरन लगाना चाहिए। तो ये सारे वैक्सीन इफेक्टिव है। अब तक जितना भी रिसर्च हुआ है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी वो महफूज रहे। 85% लोग पाकिस्तान कराची में जो हॉस्पिटलाइज है या एडमिटेड है
वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन एक भी नहीं लगाई थी। तो अगर ये चाइनीज़ लगाते, रशियन कोई भी लगाते तो वो महफूज रह सकते थे। तो 85% जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो मेरी गुजारिश है कि जो सी भी वैक्सीन किसी को भी अवेलेबल हो वो फ़ौरन लगानी चाहिए, बजाय कि इसमें चूज़ एंड पिक करें। और दस्तियाबी का भी मसला है कि जो भी, अगर आप फाइजर बेस्ट को समझ रहे हैं लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उससे बेहतर है कि जो अवेलेबल है वो लगाई जाए। और साइंटिस्ट का यही बिल्कुल, बाकी डॉक्टर्स ने भी कहा कि तमाम वैक्सीन जो पाकिस्तान में अप्रूव हुई है वो बिल्कुल मौसर है, इफेक्टिव है और ये आपको बीमारी से, सीवियर बीमारी से बचाती है। तो आवाम को इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन सही है। ये बिल्कुल यही हालात हैं और ये हालात मजीद ख़राब होने जा रहे हैं और ये खुदा न खास्ता बाकी मुल्क में भी ये सूरत हाल हो जाएगा अगर हम SOPs पे अमल नहीं कराएंगे और वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज तर नहीं करेंगे। तो वैक्सीन जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उसे लगा लिया जाए। सईद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर अताउर रहमान, ये फरमाइएगा कि अभी जो डेल्टा वेरिएंट है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, ये डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बार बार आवाम को ये समझाया जा रहा है। थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा कि जो पहले प्रीवियस वेरिएंट्स हमने देखे थे उससे ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, और जो नए वेरिएंट होते हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं? इसकी वजह ये है कि ये वाला जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो है, ये इसमें जो आपने देखा होगा ये मॉलिक्यूलर फुटबॉल की तरह होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो वहाँ पे म्यूटेशंस हो गई हैं, तब्दीलियाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से नंबर 1 ये खलियों के अंदर बहुत आसानी से दाखिल हो रहा है। नंबर 2 जो आपका जो दिफाई निज़ाम है जिस्म का उसको धोखा दे रहा है, क्योंकि इसने उन कांटों के चारों तरफ शुगर कोटिंग कर ली है, ग्लाइकेंस कहलाते हैं, मुख्तलिफ शुगर्स हैं, वो कोटिंग कर ली है। तो ये पहचाना नहीं जाता कि वाकई बाहर की कोई बॉडी अंदर आ गई है, और जो आपके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दिफाई निज़ाम होता है, उसको बेवकूफ़ बना रहा है। तीसरा जो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी अरबों कॉपियाँ बना रहा है और फिर बाहर आके खांसी के ज़रिए से ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और चौथा, इसका फैलाव फिर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन पेशेंट में आता है उसमें वायरल लोड, जैसे मैंने कहा, वो तकरीबन 1000 से 1200 गुना ज़्यादा है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसी वजह से अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया, बिल्कुल वैक्सीन आप लगा सकते हैं, आप इस वक्त लगाएं, आप पिक एंड चूज ना करें, सब वैक्सीन जो हैं वो आपका प्रोटेक्ट करेंगी। सबसे अहम चीज ये है डॉक्टर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, वो चाइनीज़ वैक्सीन हो, US हो या फिर दीगर ममालिक की वैक्सीन हो, वो पिछले वेरिएंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी, तो वो कितनी मौसर है इस नए वेरिएंट पर? जितनी वैक्सीन है ये खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, क्योंकि ये वायरस का स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए बनाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं आपको शदीद बीमारी से महफूज रखेंगी, अमवात से भी काफ़ी हद तक महफूज रखेंगी। तो इस वजह से जो भी वैक्सीन आपको मिल रही हो, ये कहना कि उसके लिए डेवलप हुई थी, यकीनन इनकी अफादियत उतनी नहीं है जितनी उस चाइनीज़ वायरस के लिए थी, लेकिन फिर भी ये आपके लिए मुफीद है। तो इसमें पिक एंड चूज का कोई सवाल नहीं है। आप जो भी वैक्सीन मिले आप फौरी तौर पर लगवाएं, फौरी तौर पर प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसमें आप देर नहीं करनी चाहिए, अगर हमारे पास मौका है तो जो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं आप लगवाएं। ठीक है, डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है, जो भी अवेलेबल वैक्सीन हो वो लगवाई जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर इब्राहिम, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो सभी के सामने है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन कर दिया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए या पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ, उसके बावजूद ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये तेज़ी से फैलता जा रहा है, आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, सिचुएशन मज़ीद क्रूशल हो जाएगी? जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा कि NCOC ने जो इक़दाम किए हैं पहले एक वक्त में, पहले पिछले साल या इस साल, वो बहुत अच्छे थे और उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि देखें जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऊपर की हमारी हुकूमत बनाती है उसी पे चलना चाहिए। सेकेंडली देखें, बिज़नेस जहाँ तक ताल्लुक़ है, आवाम की माशत का ताल्लुक़ है, मैं इस पे नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन ही हल है, खोलना चाहिए, SOPs को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन एक दुख भरी बात यह है कि हमारी आवाम में उस तरह की एटीट्यूड नहीं है कि वो SOPs को फॉलो कर सकें। मास्क ना जो बॉस हैं वो पहनते हैं, ना उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो पहनते हैं,
ना वो अंदर दिल से चाहते हैं वो मास्क पहने, दूर रखें। हम एक हॉस्पिटल में भी जाते हैं, जैसे हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो अटेंडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, उनको भी कोई शऊर नहीं होता कि उनको मास्क पहनने की ज़रूरत है। बूढ़े लोग भी आ रहे होते हैं, उनको भी मास्क नहीं पहनना होता। तो देखिए ये चीज़ें सिचुएशन और ख़राब करती आता। और रहमान साहब ने एक बात कही जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो समझनी है आवाम को, कि 1200% ये डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा असर कर रहा है निस्बतन के जो पुराना वायरस वैक्सीन था, वायरस था। वैक्सीनेशंस ही हल है। और दूसरा हल देखिए, लॉकडाउन कुछ दिन तक करके आप फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, तो ये हो सकता है आवाम को एक तो पैसे कमाने की ताकत भी आ सकती है और थोड़ा सा हम सिचुएशन को बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं समझता हूँ इस तरह कर सकते हैं कि मार्केट को एरिया वाइज खोला जाए। अगर एक दिन सदर खोल दिया जाए तो एक दिन बंदर रोड खोल दें, एक दिन डिफेंस खोल दें, एक दिन डिफेंस खोल दें, एक दिन तारिक रोड खोल दें। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आवाम को एक तरफ से जो है वो छुटकारा मिल सकता है, एक तरफ का लॉकडाउन होगा, एक तरफ खोला जाएगा। इब्राहिम साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं। इब्राहिम साहब, आप इस तजवीज़ से कितने सहमत हैं कि अगर एक दिन कोई मार्केट खोल दिया जाता है तो उसको दूसरे दिन बंद कर दिया जाए, फिर दूसरे इलाके का मार्केट खोल दिया जाए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि टाइमिंग ही नहीं होनी चाहिए। इसकी टाइमिंग अगर हमने कोरोना पे काबू पाना है ना, तो इसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। जिसको टाइम हो वो चला जाए, शॉपिंग कर ले। अगर 24 घंटे तो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन टाइमिंग वाइज हो जाए कि 12 घंटे ये मार्केट खुलेगी, 12 घंटे वो खुलेगी। मार्केट को 50% के हिसाब से भी तो खोला जा सकता है कि आधी मार्केट 50% बहुत बेहतर हल है। 50% बहुत अच्छा हल है, लेकिन इसको मुकम्मल लॉकडाउन इसका हल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पहली डोज लगी थी 2, उसके बाद भी हमने देखा कि ये डेल्टा का अटैक हुआ उनको भी, और वो हॉस्पिटलाइज हुए। जैसे पोलियो का निज़ाम बनाया गया ना, घर घर जाके पोलियो पिलाते हैं टीके बच्चों को, इसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहती है, सिंध गवर्नमेंट, के मुकम्मल लॉकडाउन, ठीक है हमारे पास टाइम हो गया, अब तो ये ऐलान भी हो चुका है ना, 7 दिन है, 24 घंटे वैक्सीन, और वैक्सीन के अलावा घर घर जाके वैक्सीनेशन कराई जाए। जहाँ जहाँ ट्रैफिक है वहाँ उसको रोक के वैक्सीनेशन लगाई जाए। मैं तो ये कहूँगा घर घर पहुँचा जाए, ताकि इससे हम जल्दी निपटें और कारोबार बहाल हो जाए। हमारी मईशत तबाही हाली पे है। हम मईशत चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। वो जो दूसरे मुल्क हैं, अमेरिका या यूरोप, वो समझे हमारी कंट्री से तो काफ़ी उनके पास रिज़र्व फंड है, हमारे पास तो कोई नहीं है ऐसा रिज़र्व फंड। हम जो डॉलर की सिचुएशन देख रहे हैं या दूसरी चीज़ें देख रहे हैं कि कारोबार लॉकडाउन करना, तो इसका मतलब तो मईशत बहुत पीछे चली जाएगी। और मैं यही तजवीज़ दूंगा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ऐलान करती है और सिंध गवर्नमेंट, तो एक मुत्तफ़िका बैठ के कोई लाएमल ऐसा बनाया जाए कि सबके लिए बेहतरी हो जाए, गरीब लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब वैक्सीन लगानी है एक बंदे ने, तो वो 350, 400, 500 रुपये तो रक्शे वाले को देगा, क्योंकि बसें ही नहीं चल रही हैं। अब वहाँ जाके भी वो 5 घंटे बैठा हुआ है, और रश इतना है कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना एक दूसरे को लग जाएगा। वैक्सीनेशन के अमल को आसान किया जाना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर इब्राहिम साहब, आप क्या कहेंगे, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कितनी मुमकिन दिखाई देती है करंट सिचुएशन में? डोर टू डोर तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास इतनी टास्क फोर्स नहीं है। लेकिन हर इलाके में जिस तरह हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें वैक्सीन्स को फ्री कर दिया जाए, जैसे किया था। लेकिन अभी लास्ट 2 वीक से अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो वैक्सीन्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज हुई भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। उसको मैं बराए मेहरबानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि प्लीज़ दोबारा वैक्सीन्स को हाई प्रोफाइल में दी जाए, और हर इलाके के जो भी छोटे बड़े क्लिनिक्स, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाए गए हैं, वहाँ पे उनको वैक्सीन सेंटर बनाया जाए, वैक्सीन को फ्रीली अवेलेबल किया जाए, और फ्रीली हर इलाके के जो मुख्तसर लोग जो होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि हर आदमी को वैक्सीन करवाई जाए। तो इससे आपका मसला बहुत हल हो जाएगा, और बहुत जल्दी जो है 18 महीने नहीं, हम 1 साल में इतने करोड़ लोगों की आवाम तक ये वैक्सीन पहुँचा सकेंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिन इब्राहिम साहब ने कहा कि जो वैक्सीन 2 दफ़ा लगा चुके हैं उनको भी डेल्टा वेरिएंट अफेक्ट किया, फोर्स किया है। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखें, अगर आप हॉस्पिटल्स की परसेंटेज देखें, तो हॉस्पिटल की परसेंटेज में 87% जो हैं वो लोग ही थे जिनकी कोई वैक्सीन नहीं हुई थी।
कुछ 8 to 10% ऐसे थे जिनकी वैक्सीन जो है वो सिंगल डोज हुआ था, और कुछ 5% ऐसे लोग थे जिनकी दो वैक्सीन हुई थी। उनकी भी सूरत हाल बड़ी स्टेबल थी और ऑक्सीजन पे थे और डिस्चार्ज भी हुए। ऑफ कोर्स अगर डेथ्स भी उन पेशेंट्स की हुई हैं जिनके 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, तब भी इनके साथ कोमोर्बिड्स के असरात बहुत ज़्यादा थे, जिनके में हार्ट के मसाइल थे, डायबिटीज़ के मसाइल थे, या फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल थे, जिनकी वजूहात की वजह से डेल्टा वेरिएंट ने उनके कार्डियक इश्यूज या लंग इश्यूज ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो लोग वैक्सीन लगवा चुके थे उनमें भी ये वायरस सामने आया है, क्या वजह है? आप समझते हैं कि क्या एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई, या कितना वक्त दरकार होता है उनको डेवलप होने में? जी, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, अगर उन्होंने 2 डोज कंप्लीट किए हैं तो कम चांसेस है कि उनको शदीद बीमारी होगी। मतलब चांसेस ये हैं कि उनको कोरोना हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि उनको शदीद बीमारी होगी। तो जिस तरह मैंने बताया, सिर्फ 15% वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी और उनको इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंगल डोज लगाई थी, या उनके वैक्सीनेशन को अभी बहुत कम टाइम हुआ, या उनको कोई और कोमॉर्बिडिटी थी या कोई और क्रॉनिक बीमारी थी। तो वैक्सीनेशन अभी तक बिल्कुल मुफीद है, लेकिन वो टाइम पे लगाई जाए, दोनों डोजेस सही तरीके से लगाई जाए और प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो। काफ़ी लोग अभी इसमें हीले बहाने कर रहे हैं, या कुछ लोग वैक्सीन सिर्फ वो सिम बंद करने की वजह से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से रश इतना बढ़ गया। तो अगर हम अपनी कौमी जिम्मेदारी समझ के वैक्सीनेशन प्रोसेस में लॉजिस्टिकली भी ये सही हो जाएगा, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैक्सीन हमारे लिए बिल्कुल कारआमद रहेगी और शदीद बीमारी से हम बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस डेल्टा वेरिएंट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, चौथी लहर है और काफ़ी ख़तरनाक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या, जो दीगर 3 लहरें आई हैं, जो दीगर 3 वेरिएंट से उससे कितनी डिफरेंट है? हर लहर में नया वेरिएंट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, और इस चौथी लहर में जो डेल्टा वेरिएंट है ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, और ये अभी शुरुआत है। जिस तरह मैंने कहा, ये मज़ीद आगे बढ़ेगा और ज़्यादा तादाद में लोग बीमार होंगे, और खासा ये मुल्क के बाकी शहरों में भी होगा। अलामात के हिसाब से थोड़ी सी तब्दीली है उसमें, जिस तरह नज़ला या नाक का बहना ये ज़्यादा कॉमन है, पेट का खराब होना, स्टमक अपसेट ये ज़्यादा है, और इस तरह जो है जिस्म में दर्द और वोमिटिंग का काफ़ी एक नया फिनोमिना इसमें आया। तो ये 2-4 जो अलामात है ये नई एडिशन है, नई ज़्यादा इजाफा इसमें हुआ है। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी सामने आ रहे हैं इसमें, और शदीद बीमार भी आ रहे हैं। तो वेरिएंट के साथ सिम्टम्स थोड़े से वेरी कर रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक सब लोग वैक्सीनेटेड नहीं होते और हम इस बीमारी पर कम्प्लीटली काबू नहीं पाते। ठीक है डॉक्टर इब्राहिम, बच्चों के हवाले से आप ट्रांसमिशन के इब्तिदा में बात कर रहे थे कि ये नया जो वेरिएंट है बच्चों में भी इसके केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, तो बच्चों की अभी तक कोई वैक्सीन तो नहीं बनाई गई है, तो इस हवाले से रिसर्च कहाँ तक पहुँची है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मैंने जब 6 मंथ बैक जब ये वेरिएंट थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ था, जो B117 से B1617 पे गया है, उसमें वेरिएंट में बच्चों में हमने लास्ट फ्यू मंथ्स बैक बहुत सीवियर नमूनियाज देख रहे थे, लेकिन अभी जो नमूनियाज आ रहे हैं उसमें हेजीनेस नहीं है एक्सरेज में, उसमें एक पैच बनता जा रहा है, साथ में डायरियाज, वॉमिटिंग्स, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, वो हमारे साथ शामिल हो गए। जब हम हर बच्चे को एक्चुअली हम जब पेरेंट्स को ये बात काउंसलिंग करते हैं कि कोविड हो सकता है, तो वो थोड़ा सा पैनिक इशू बन जाता है। हम उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करनी पड़ती है कि हम CBC या CRP रिएक्टिव प्रोटीन करा के देखते हैं। अगर वो वेरिएंट में नेगेटिव की तरफ आता है, CBC में भी जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उसमें हमारे मोनोसाइट्स बढ़ जाएं, या फिर हमारे TLC काउंट लोअर साइड पे चला जाए, या C रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो माइनस में चला जाए, उसमें हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं या क्वेरी कर लेते हैं कि ये हो सकता है कि ये कोविड का असरात हो। प्लस साथ में हम एक हिस्ट्री ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं के कोविड के पेशेंट घर में थे और इस तरह बच्चों को लग गया है। और अभी जिस तरह हम फ्लो में देख रहे हैं उसमें बच्चों की जो रेशोज़ हैं वो 20% से ज़्यादा है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर एक OPD में 30-40 पेशेंट देख रहे हैं तो 10 पेशेंट जो हैं वो कोविड के साथ ही आ रहे हैं, फिर हाई ग्रेड फ्लू, कफ और साथ में नमूनियाज के असरात हैं, जिसमें हम इन्फ्लुएंजा और कोविड डेल्टा या कोविड इन्फेक्शन को
कभी कभी मिस डायग्नोस कर जाते हैं। उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम एक्सरेज कराते हैं। एक्सरेज करा के हमें देखना होता है कि उसमें क्या इसकी पिक्चर बन रही है। इन्फ्लुएंजा के मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आवाम को भी और डॉक्टर्स को भी ये पता चले कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इन्फ्लुएंजा का एक्सरे जो है थोड़ा सा हेजी होता है, और कोविड नमूनिया जो आएगा एक्सरे में वो एक पैच बनते हुए आएगा, और वो बच्चे की सांस की रफ्तार उसी तरह तेज़ करेगा जैसे इन्फ्लुएंजा में करता है, बैक्टीरियल नमूनिया में करता है, या कोविड नमूनिया में कर रहा है। लेकिन ट्रीटमेंट लाइन हमारे पास एज सच नहीं है। सिर्फ के हम स्टेरॉइड्स या फिर प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक्स, या जो हम इन्फ्लुएंजा में ओसेल्टेमिविर यूज़ करते हैं, और इसी तरह अडल्ट में हम रेमडेसिविर यूज़ करते थे, इसी तरह हम ये वायरस की जो ड्रग है वो यूज़ कर रहे हैं। उससे काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और साथ में जो है पेशेंट्स को हम न्यूबलाइज पे और साथ में हाई स्टीम पे रखते हैं। जो वक्तन पहले हम देखते थे कि स्टीम से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता था, इसी तरह स्टीम ही इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। उस तरह मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट भी कर रही हैं, और स्टीम से ठीक भी हो रहे हैं, और बहुत जल्दी अफेक्ट भी हो रहा है। जितनी जल्दी आपको लगता है कि आपके बच्चे को फ्लू हुआ है, आप कोशिश करें, अगर डॉक्टर ने अगर आपको कहा है या नहीं कहा कि कोविड का टेस्ट करा लें, तो प्लीज़ आप खुद ऑफ़र करें, या डॉक्टर हजरात प्लीज़ खुद ऑफ़र करें कि आपको कोविड का टेस्ट कराएं कि आपको ट्रीटमेंट करना आसान हो। ठीक है डॉक्टर सही साहब, क्विकली आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि शुरुआत में डॉक्टर इब्राहिम साहब फरमा रहे थे कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से फैलता है, तो अगर घर में खुदा न खास्ता किसी को ये वायरस हो जाता है तो उसके बाद एहतियात कैसे करनी है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये सांस के ज़रिए भी हमारे बॉडी में जा सकता है, तो क्या फिर पूरी फैमिली को मास्क लगा के रखना चाहिए? बिल्कुल, हमारे पास ये स्टेटिस्टिक्स है कि अगर घर में किसी एक बंदे के हो गया और वो लेट डायग्नोज होगा, तकरीबन तमाम घर वालों को हो जाता है। तो अगर अर्ली डायग्नोज किया जाए, अगर आपको सिम्टम्स जैसे भी आते, जो डॉक्टर साहब ने कहा, तो फौरन आप टेस्ट करवा लें। जब टेस्ट तशखीस हो जाएगी तो जो पेशेंट है उसको आप आइसोलेट करें, बजाय कि सारे लोग फिर मास्क पहनने वाला मुश्किल हो जाएगा। जो पेशेंट है उसको आप आइसोलेट कर लें, और उसके साथ जब कोई मिले खाना दे तो वो एक डिस्टेंस के साथ और वो मास्क पहन के करें, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा और आसानी होगी। तो डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत ज़्यादा वायरल लोड इसका है, तो आइसोलेट कर ले पेशेंट को, और बाकी लोग जो है अपना अगर उनके सिम्टम्स आ रहे हैं तो फौरी तौर पे वो भी आइसोलेट हो जाए और फिर अपना टेस्ट करवा ले, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये कोरोना है या नहीं है। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ कुछ नरमियाँ भी की गई उस लॉकडाउन में, उसके बाद आपका सिंध हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, आप लोग का क्या लाहे अमल होगा? देखिए, सिंध गवर्नमेंट से तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन का राब्ता हुआ था, हमारी तो कमिश्नर तक ही हद थी। स्टेक होल्डर जब तक वज़ीर आला सिंध नहीं बुलाएंगे, जब तक कहाँ से अमल होगा? स्टेक होल्डर में हमारे जो चीफ हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई अमल तो हुआ नहीं ना। मसले का हल तो होना चाहिए ना। देखें, अभी डॉक्टर साहब ने बात की, अभी मैंने सुनी कि उन्होंने कहा जी इसको जब कोरोना हो जाता है 5 आदमी या 10 आदमी फ्लैटों में रहते हैं, 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं। अब उसमें आप बताएं कि जो किसी को एक को कोरोना हुआ तो वो पेशेंट को कहाँ लेके जाए? उनके घर में तो जगह ही कोई नहीं है। मैंने जब कहा कि घरों घरों में आप इसकी वैक्सीनेशन करवा लें, तो ये हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है, और इस ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। हम ताजिर बरादरी तो अपना चला लेंगे, लेकिन हम रोज़गार उनके लिए फ़िक्र कर रहे हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं या रोज़ कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा उन साहिब हैसियत लोगों से, सीलानी वेलफेयर, आलमगीर वेलफेयर, सब मिल के हम लोग कोई राशन का इंतज़ाम करें, कोई खाने का इंतज़ाम घरों तक पहुंचाएं। हम वैक्सीनेशन के लिए भी हम हाजिर हैं कि हम वैक्सीनेशन पे कोई स्टाफ पे खर्च आता है तो वो भी हम करने को तैयार हैं। भाई कि स्टाफ को भी अगर रात और दिन दोनों टाइम अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो वैक्सीनेशन घर घर पहुंच सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकती, पहुंच सकती है।
अगर हम कोशिश करना चाहें। कोई बीच का रास्ता निकाला जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुसलसल लॉकडाउन करके कारोबार बंद करके आवाम का ही नुकसान होगा। और दूसरी जानिब आवाम के अंदर भी ये शऊर अब बेदार हो जाना चाहिए। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और अभी तक डॉक्टर्स की जानिब से, माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि SOPs को फॉलो किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब भी हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ हमारी सैलरी रोक दी जाएगी, इसलिए हम वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। ट्रांसमिशन में डॉक्टर सईद खान मौजूद थे, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपने अपना वक्त दिया, स्टूडियोज में आए, और डॉक्टर यूसुफ, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन आपने मुलाहिजा की। हमारी कोशिश ये थी कि इस ट्रांसमिशन के जरिए आवाम तक मौजूदा सूरत हाल जो कोरोना की है वो पहुँचाई जाए, उसकी संगीनी के हवाले से आगाह किया जाए। सैयद रज़ी और वरीशा जुल्फ़िकार को दीजिए इजाज़त। अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें, SOPs पर अमल करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अल्लाह हाफ़िज़। का पैगाम, महफूज पाकिस्तान।